हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है समास। तो अगर आपको समास में कोई भी दिक्कत है तो ये वीडियो को एक बार आप फुल वॉच कर लीजिए, कंफर्म कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इसमें सारे डिफाइन से बताए हैं, तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदों के दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। मीन दो शब्द से अधिक जब दो शब्द मिलता है तो उससे जो वर्ड बनता है वो समास कहलाता है। ठीक है, तो समास के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी मैंने लिख रखा है। देखिए, समास में कई पदों का मेल होता है, और ये यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक भी पद में, इसलिए यहाँ पे समास में कई पदों का मेल होता है। अब देखिए आगे है उसके ये वीडियो, हाँ आगे है, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। और जो जितना पद होता है, पद किसे कहते हैं, शब्द को, तो जो शब्द मिलके एक शब्द बनते हैं, बहुत सारे पद मिलके एक शब्द बनते हैं, वही समास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है, देख लीजिए, मैं इसे कवर में बंद कर रही हूँ। ठीक है, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, ये बता दिया मैंने। अब इन कई पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। और विभक्ति चिन्ह जो होता है ना, कारक का विभक्ति चिन्ह, वो समास में इस्तेमाल होता है, समास में उसका यूज़ होता है। और जब दो शब्द मिल जाते हैं और वो एक शब्द बनते हैं तो उसके बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। लुप्त मतलब छुप जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसको एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से देखेंगे। अब देखिए, पदों में कभी, अब हम इसके आगे देखते हैं, जो यहाँ तक था, इन कई पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त होते हैं, ये मैंने बता दिया। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे, ठीक है, पदों में कभी पहला पद और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी कभी पद प्रधान, देखिए यहाँ पे प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे कभी जो फर्स्ट पद होता है, ठीक है, पद मतलब उसका फर्स्ट सेंटेंस होता है, फर्स्ट वर्ड, कभी कभी वो प्रधान होता है और कभी कभी अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, और कभी पूरा पद, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, तो वो समास हो गया। अब देखिए नीचे है, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होते हैं। अब इसमें कोई अलग पद जैसे आ गया तो वो भी प्रधान हो सकते हैं। ठीक है, प्रधान मीन जो मेन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक उदाहरण इस प्रकार है, राज्य पुरुष। इनमें दो पद है, राज और पुरुष, दोनों पद मिलकर एक ही हो गए हैं। पद मिलकर एक हो गए हैं तो दोनों पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया। जो और है ना, यहाँ पे एक राजा और राज और पुरुष, तो यहाँ पे और है, ये इसमें नहीं है, ये राज पुरुष डायरेक्ट है, तो जो और है वो लुप्त हो गया है। ठीक है, तो यह तत्पुरुष समास है। और इसका जो तत्पुरुष समास का, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, छह भेद है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। ये हमारे समास के छह भेद है। तो सबसे पहले आते हैं तत्पुरुष समास। हम तत्पुरुष समास को देखते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। ये हमारे समास के छह भेद है। तो सबसे पहले आते हैं तत्पुरुष समास। हम तत्पुरुष समास को देखते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि तत्पुरुष का जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो वहाँ प्रधान होता है दूसरा पद तत्पुरुष का, और इसमें जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, वो इसका संज्ञा होता है और विशेषण होता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा पद है वो संज्ञा होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है, और देखिए यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कर्ता को छोड़ के, कर्ता जो होते हैं उसको छोड़ के सारे शेष कारक पद आते हैं। ठीक है,
जो तत्पुरुष समास का और भी भेद होता है, ठीक है। जो यहाँ पे कारक पद आते हैं ना, उसे तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे किंतु समस्त पद किंतु समाप्त होने पर उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। हाँ, लेकिन जब वो यहाँ पे समस्त होता है, ठीक है, यहाँ पे समाप्त नहीं समस्त होगा ये, ठीक है, समस्त। तो जो समस्त पद होते हैं वहाँ विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है जब वो मिल जाते हैं। समस्त मतलब मिल जाना, ठीक है। तो देखिए कर्म तत्पुरुष जो है वो कर्म तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, ठीक है, जिसको यहाँ पे देखिए कर्म तत्पुरुष। और इसका उदाहरण है जैसे स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। तो स्वर्ग प्राप्त को हम अगर समस्त पद को अलग करके लिखे तो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। और जब ये जो को है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो छुपा हुआ है, दिख तो नहीं रहा। और जब हम इसको अलग किए तो यहाँ पे को आ गया, जैसे स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। अब यहाँ है सेकंड है हमारा चिड़ी मार। देखिए चिड़ी मार मतलब चिड़ियों को मारने वाला। तो यहाँ पे जो को होता है, जो इसका कारक चिन्ह होता है, ठीक है, कारक चिन्ह होता है वो छुप जाता है। जहाँ एक जगह होता है मतलब एक वर्ड में होता है, जब समास होता है तो वो छुप जाता है। और जब समस्त पद को हम अलग करते हैं तो वो यहाँ पे दिखता है। देखिए चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है, इसका मतलब चिड़ी मार। अब नीचे है करण तत्पुरुष, ठीक है। करण तत्पुरुष में भी देखिए इसमें भी इसका विभक्ति चिन्ह छुप जाता है। जैसे है पद दलित, पद से दलित। पद दलित मतलब होता है, पद मतलब शब्द और दलित मतलब किसी को अलग कर देना, तो उसको पद से अलग कर दिया गया है इसलिए यहाँ पे। और पद दलित में वो स जो है से वो छुपा हुआ है और उसको जब हम समस्त पद को अलग करके लिखे तो वो दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए रस भरा, रस से भरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रस भरा है, रस से भरा। सब में इसी तरह आपको दिखेगा कारक चिन्ह छुपा हुआ और उसको अलग किया हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे संप्रदान तत्पुरुष, ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है, तत्पुरुष समास के ही भेद है। देखिए संप्रदान तत्पुरुष रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो रसोई के लिए घर है वो अलग है, ठीक है। ये रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। अब है देशभक्ति, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे आपादान तत्पुरुष, हर जगह आपको विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ ही नजर आएगा क्योंकि वो समस्त पद ही समास होता है। अब यहाँ पे है नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब जिसके पास नेत्र नहीं है, नेत्रहीन जिसके पास आँख नहीं है, ठीक है। तो नेत्रहीन और नेत्र से हीन, यहाँ पे हम इसको जब समस्त पद को अलग किए तो विभक्ति चिन्ह दिख रहा है। और वहाँ नेत्रहीन जब समस्त पद समास के रूप में था तो विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ था। अब नीचे है धनहीन, देखिए ये जो है धनहीन और यहाँ पे धन से हीन, ठीक है। तो धनहीन मतलब जो धन से हीन है, जो गरीब है, और यहाँ पे धन से हीन, इसको अलग करके लिखे तो विभक्ति चिन्ह को दिख रहा है, इस दिखा के लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए समस्त तत्पुरुष, अन्नदान, जो अन्न का दान करता है, ठीक है। तो अन्नदान, अन्न का दान करने वाला। अब राजपुत्र, राजा का पुत्र, समस्त पद में राजपुत्र दिख नहीं रहा है और अलग करके लिखे तो यहाँ पे हो गया राजा का पुत्र, ये अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह दिख रहा है। अब नीचे देखिए अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। अब नीचे है दानवीर, जो दानवीर, दान करने में वीर होता है, जो दान करता है, और उसमें है यहाँ पे उसको अलग करके लिखे तो हो गया दान में वीर, जो अच्छे से खुल के दान करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है सेकंड भेद है समास का कर्मधारय समास। इसका देखिए कर्मधारय समास जो है वो यहाँ रेड है, देखिए कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष, जैसे कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्त से पूर्व, कर्ता मीन होता है जो काम को कर रहा होता है, ठीक है, या फिर जो पहला व्यक्ति होता है, पहला वर्ड होता है।
और उत्तर पद विशेषण विशेष्य रूप में ही हो सकता है, अतः यह विशेषण विशेष्य का समास है। देखिए, कर्मधारय तत्पुरुष को ही कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्त के पूर्व और उत्तर पद विशेषण विशेष्य का रूप में ही हो सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे नव युवक, नव है जो युवक, नव युवक मतलब जो नव है युवक मतलब जो अभी क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे युवक है वो, ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर, जो अंबर मतलब पीला, पीताम्बर मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र, ठीक है। अब देखिए नील कमल, नील है जो कमल मतलब जो कमल है वो नील, नील कमल, ठीक है। देखते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद में किसी अन्य का बोध होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है, जो भी इसका एग्जाम्पल्स होता है उससे किसी तीसरे पर्सन्स का ऐसा तीसरे पर्सन्स के बारे में पता चलता है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, आइए उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर है यहाँ पे, तो चंद्र है शेखर पर जिसके, देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर मतलब सिर होता है और चंद्र किसके से, चांद किसके सिर पे है, तो वो शिव जी के सिर पे है। तो यहाँ पे वो थर्ड पर्सन ये जो बनाया है, समास बनाया है, उससे किसी और का पता चल रहा है, तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास है। अब है नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसके, तो नीलाकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, ये भी शिव जी को ही कहते हैं, तो नील है कंठ जिसके, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब उसके बाद है दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसके है, रावण के। तो यहाँ पे ये जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में हमें पता चलता है। अब देखिए फोर्थ जो है द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अव्यय का लोप हो जाता है। और जो द्वंद्व समास होता है इसके जितने भी पद होते हैं सारे प्रधान होते हैं, और इसमें योजक अव्यय मीन जो जुड़ा हुआ होता है, जो जोड़ते हैं शब्द को, उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल्स में माता पिता, ठीक है। अगर हम इसे संक्षिप्त में अगर अलग करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, माता और पिता, ठीक है। तो माता और पिता लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका माता और पिता अलग करके, तो यहाँ पे और दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है जो सेकंड एग्जाम्पल है दाल रोटी, इसको अलग करेंगे तो दाल और रोटी, तो यहाँ पे जो छुप जाता है वो विभक्ति चिन्ह होता है, और छुपा हुआ है तो यहाँ पे और जो है विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में है समास, यह है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं। द्विगु समास को यह तत्पुरुष के कर्मधारय समास के ही भेद है, ठीक है। देखिए यह तत्पुरुष समास के जो कर्मधारय समास होते हैं उसी का भेद है। तत्पुरुष का पूर्व पद विशेषण होता है, जबकि देखिए जबकि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जो तत्पुरुष का था वो पूर्व पद विशेषण होता था और इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जैसे इसका एग्जाम्पल है त्रिलोकी, ठीक है। त्रिलोकी मीन 3 लोकों वाला, ठीक है। अब दोपहर, देखिए जो भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा उसके आगे काउंटिंग नंबर से, 3 मीन 3, 2 मतलब 2, चौराहा मतलब 4, पंचवटी मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पे सब नंबरिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो द्विगु समास में सारे नंबर्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे है लास्ट अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब है हमारा लास्ट अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जो होता है, देखिए इसमें पहला पद अव्ययी होता है, इसका समस्त पद, देखिए इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्ययी होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथासंभव और यथाशक्ति। अव्यय मीन होता है जो इसका अव्ययी भाव समास होता है, इसका प्रथम पद ही प्रधान होता है और इसका दोनों पद प्रधान होता है, इसलिए इसमें पहला पद अव्ययी होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्ययी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथासंभव और यथाशक्ति।
तो हमारा क्लास आज तक का यही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।